Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 में गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ऑल प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस। तमाम जो प्लांट्स है इनमें रेस्पिरेशन भी होता है और इनमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, और इस तरह से जो है प्लांट्स में से गैसेस एक्सचेंज होता है। The process of respiration occurs constantly day and night in all living cells of plant. जो respiration का process होता है वो constantly चलता रहता है दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी, और ये इसके तमाम जो living cells होते हैं plant के उनमें होता है। However, photosynthesis occurs during daytime in chlorophyll containing cells only. जबकि अगर हम photosynthesis की बात करते हैं plants में तो ये सिर्फ दिन के वक्त होता है, और इनमें जो है सिर्फ ऐसे सेल्स में फोटोसिंथेसिस होगा जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होगा, यानी क्लोरोफिल कंटेनिंग जो सेल्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होगा डे टाइम पे। गैस एक्सचेंज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर प्लांट स्पेशली द एक्वाटिक वंस टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन across a moist cell membrane and wet body surface respectively. जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या फिर जो लोअर प्लांट्स होते हैं, ख़ास तौर पर वो प्लांट जो एक्वेटिक होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनमें जो है जो गैसेस एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। डिफ्यूजन कहाँ से होगा? इनकी जो मॉइस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है और जो इनकी वेट बॉडी सरफेस होती है उनमें से डिफ्यूजन होगा, उनमें से डिफ्यूज होंगे जो गैसेस होती हैं जिन्होंने एक्सचेंज होना होता है। सरफेस एरिया इन सच ऑर्गेनिजम्स इज ग्रेटर देन देयर वॉल्यूम, सो डिफ्यूजन अलोन इज सफिशिएंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम सरफेस सेल्स टू इनर वंस। इनका जो सरफेस एरिया है इन ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रेटर होता है इनके वॉल्यूम में से, तो इस तरह से जो डिफ्यूजन होती है वो सफिशिएंट होती है, या फिर सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ से गैसेस एक्सचेंज जो है हो जाता है, या गैसेस जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं इनके सरफेस से इनके इनर सेल्स तक, या फिर इनर जो इनका जो वॉल्यूम होता है वहाँ तक। बट इन हायर लैंड प्लांट्स गैस एक्सचेंज थ्रू entire surface of leaves and stem is prevented due to external waxy covering called cuticle. लेकिन जो अगर हम हायर प्लांट्स में देखते हैं तो जिनको हम लैंड प्लांट्स कहते हैं, या फिर वेल डेवलप्ड या फिर ट्रू प्लांट्स जिनको हम कहते हैं, इनमें गैसेस एक्सचेंज जो है इनके लीफ के इंटायर सरफेस के थ्रू होता है और इनके स्टेम के इंटायर सरफेस के थ्रू होता है, और इसमें जो है एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है, वैक्सी एक लेयर होती है जो कि क्यूटिकल से बनी हुई होती है, और ये फ्लैशी लेयर होती है। It is an adaptation to avoid excessive evaporation of water. तो जो क्यूटिकल की जो एडेप्टेशन होती है प्लांट्स में, जो क्यूटिकल की जो लेयर होती है इनके लीव्स में, तो इसका फ़ायदा ये हो रहा होता है कि ये जो वाटर का जो लॉस हो रहा था प्लांट में से, जो ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही थी उसको ये रोक लेता है। However, the cutillarized epidermis of leaves have numerous pores called stomata for the exchange of gases as well as evaporation of water. तो ये जो क्यूटिलराइज जो एपिडर्मिस जो होती हैं लीव्स की, इसमें नंबर्स में या फिर ज़्यादा वहाँ पे पोर्स मौजूद होते हैं। इसकी लोअर एपिडर्मिस में जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पोर्स मौजूद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, और ये स्टोमेटा जो है गैसेस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले कर लेता है, और ये जो स्टोमेटा जो है या जो पोर जो है यहाँ से एवोपरेशन भी होती है वाटर की। अगर बहुत ज़्यादा नंबर में वहाँ पे पोर्स है तो हम उनको स्टोमेटा कहेंगे, अगर एक पोर की अगर हम बात कर रहे हो तो हम उसको स्टोमा कहेंगे। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो क्यूटिकल की लेयर है वो इसके देखें अपर जो लीफ की जो अपर सरफेस है वहाँ पे मौजूद होती है, अपर एपिडर्मिस के ऊपर ये मौजूद होती है। इसमें जो है फिर नीचे पेलिसैड मेसोफिल सेल्स, फिर स्पंजी मेसोफिल सेल्स यहाँ पे होते हैं।
इसके बाद जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में जो है स्टोमेटा मौजूद होते हैं और इसी स्टोमेटा के थ्रू या स्टोमा के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है और ऑक्सीजन जो है वो एग्जिट होता है। किस प्रोसेस के थ्रू होगा? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये सारा हो जाता है। यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज होंगे और एज अ बाई प्रोडक्ट वहाँ से ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाता है। और इन स्टोमेटा के साइड्स पे जो है गॉड सेल लगे हुए होते हैं। अब इन गॉड सेल का क्या काम होता है? Each stomata is formed by two modified epidermal bean-shaped guard cell. अब जो स्टोमेटा जो होते हैं ये किस तरह से बनता है? ये दो गॉड सेल जो होते हैं वो आपस में जो है ऐसे अटैच हुए होते हैं कि इसमें बीन शेप के होते हैं। ये आपस में मिलके जो है स्टोमेटा की फॉर्मेशन करते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये गॉड सेल टर्जिट स्टोमेटा ओपन योर गॉड सेल फ्लेसिड स्टोमेटा क्लोज जो है दिखाया गया है इसमें। ये जो बीन शेप के जो सेल्स हैं ये गॉड सेल्स हैं और इन्हीं की वजह से ही स्टोमेटा बनता है और इन्हीं की ही वजह से स्टोमेटा ओपन होता है या फिर स्टोमेटा जो है वो क्लोज होता है। Unlike other epidermal cell, guard cells bear chloroplast with thicker inner and thinner outer wall. जिस तरह बाकी जो एपिडर्मल सेल जो होते हैं इसी तरह से गार्ड सेल में भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और ये जो है इसकी जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है जबकि जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है। स्टोमेटा कैन बी ओपन और क्लोज्ड डिपेंडिंग अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। और हमने कहा था कि स्टोमेटा जो है क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है, तो ये किस तरह से होगा? ये जो गॉड सेल है उसकी टर्जिडिटी पे डिपेंड करता है। अगर गॉड सेल जो है वो टर्जिड हो जाए तो स्टोमेटा जो है ओपन होता है क्योंकि गॉड सेल जो है वो स्वेल होता है, हमने कहा था ये बीन शेप का होता है, तो सेंटर में से ये ओपन होगा। और अगर ये फ्लैसिड होगा इसमें से जो है अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बाहर इसके सराउंडिंग्स में रिलीज होगा तो ये फ्लैसिड होगा और यहाँ पे जो है इसके जो गॉड सेल्स थे उनमें से टर्जिडिटी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है जिसकी बिना पर जो गॉड सेल्स हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं। In woody stem, epidermis is replaced by impervious layer of closely packed cork cell that hamper the diffusion of gases through it. और अगर हम वुडी स्टेम की बात करते हैं तो इसकी जो एपिडर्मिस जो है इसकी जगह में यहाँ पे इम्परवियस लेयर जो बनती हैं कॉक सेल्स की जो क्लोजली पैक्ड होती है। इम्परवियस लेयर का मतलब ये है कि यहाँ से जो है जो एक्सचेंजेस हैं वो मुमकिन नहीं होती, ये जो है परमिएबल नहीं होती, ये इम्परमिएबल होती हैं जिसकी बिना पर जो है यहाँ से गैसेस का जो डिफ्यूजन है वो होना जो है काफ़ी मुश्किल होता है बल्कि नामुमकिन होता है। But the problem is overcome by numerous lenticles, which is localized region of loosely arranged cells with intercellular air spaces between them. लेकिन जो है इस प्रॉब्लम को और कम करता है या फिर इस प्रॉब्लम को जो है इस पर काबू कुछ इस तरह से पाया जाता है कि इनमें जो है लेंटिकल्स मौजूद होते हैं और ये जो है लूजली अरेंज्ड होते हैं ऐसे रीजन्स में जहाँ पे जो है एयर स्पेसेस होती हैं, यानी इनके जो इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस जो होती हैं इनके दरमियान ये लूजली वहाँ पे अरेंज्ड होते हैं। जो लेंटिकल्स जो होते हैं वहाँ पे लूजली अरेंज्ड होते हैं। टू लेंटिकल्स रेस्पिरेटरी गैसेस कैन मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ स्टेम। और इनमें ये जो लेंटिकल्स हैं इनकी मौजूदगी में क्या होता है वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी गैसेस जो हैं वो वहाँ से मूव कर सकती हैं और वो इन भी हो सकती हैं और आउट भी हो सकती हैं स्टेम के थ्रू। तो अगर इनमें जो है लेंटिकल्स मौजूद नहीं होते तो ये जो वुडी स्टेम है वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होना वो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ लेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं जो इनके एयर स्पेसेस के दरमियान मौजूद होंगे और ये लूजली अरेंज्ड होते हैं जिनकी वजह से जो है यहाँ से गैसेस जो है वो इन भी हो सकती हैं और आउट भी हो सकती हैं। तो इस तरह से स्टेम भी एक तरह से गैसेस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। Gas exchange also occur in root by diffusion through epidermal cells and root hair in presence of moisture in the soil.
ये गैसेस एक्सचेंज जो है ये रूट्स के ज़रिए भी होती हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, इनके एपिडर्मल सेल में से और इनके रूट हेयर में से। और इनमें जो है गैसेस एक्सचेंज होने के लिए सॉइल का मॉइस्चर होना ज़रूरी है। तो all living cells of different organs like stem, roots, we constantly respire, yet there is no transport system within plant for respiratory gases. तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा कि इनके डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो रेस्पिरेशन के लिए या फिर इनमें जो है डिफरेंट ऑर्गन जो है वो सॉरी और गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज़ होते हैं। स्टेम है, इनमें रूट है और हमने लीव्स का हमने पढ़ा। तो ये कॉन्स्टेंटली रिस्पायर इनमें हो रहे होते हैं और इनमें जो है कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो है प्लांट में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिस तरह से रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है मैकेनिज्म का पूरा ह्यूमन में, तो इस तरह से जो है कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में नहीं होता है। सच केसेस आर देयर फॉर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफ्यूजन ओनली, इसलिए ये सारे जो गेसेस है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। In order to facilitate the process of diffusion of gases, plant tissues are permeated by air spaces. और ये जो ऑर्डर जो है ये जो तरीका जो है ये फैसिलिटेट होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। और प्लांट टिश्यूज़ में जो है यहाँ पे एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं जिनकी वजह से जो है इनमें से इजीली एयर जो है या गैसेस जो है वो इजीली पास हो सकते हैं। Photorespiration. It is a metabolic process that occurs commonly in plants like wheat, rice, sugarcane. ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है और ये आमतौर पर व्हीट, गंदम, राइस, चावल और शुगर केन वगैरह में होता है। Such plants are termed biochemically as C3 plants और इन प्लांट्स को जो है बायोकेमिकली C3 प्लांट्स कहा जाता है। इनको C3 प्लांट्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन प्लांट्स में जो पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन नंबर 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए इनको जो है C3 प्लांट्स कहा जाता है। इट occurs ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई डेज और ये जो है जो फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये हॉट और ड्राई डेज में होता है। In this process, C3 plants consume oxygen and produce carbon dioxide during daytime in chloroplast without production of energy, so it is termed as photorespiration. ये वो प्रोसेस है जिसमें जो है C3 प्लांट्स ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डे टाइम में प्रोड्यूस करते हैं। और इनमें जो है जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी मौजूदगी में ये होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में ये होता है और इसमें जो है एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें C3 प्लांट्स ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और ये प्रोसेस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होगा और इसमें जो है एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती। इस प्रोसेस को जो है फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई डेज स्टोमेटा आर क्लोज्ड टू कंजर्व वाटर और जब ये जो डे टाइम हॉट होता है और ड्राई होता है तो इनका स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड होता है। क्लोज क्यों होता है? क्योंकि इनको जो है वाटर की ज़रूरत पड़ती है तो ये वाटर को कंजर्व रखते हैं, अदरवाइज जो है यहाँ से वाटर रिमूव हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं ताकि वहाँ से वाटर जो है वो एवोपरेट ना हो। But due to the ongoing process of photosynthesis, the concentration of oxygen increased than the concentration of carbon dioxide inside the leaves. लेकिन जो है इस तरह का जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का या फिर फोटो रेस्पिरेशन का, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर इनके स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहे तो इनमें जो है फोटोसिंथेसिस तो इनमें हो रही है तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा बनेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है और इनकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इनमें फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है तो इनमें जो ऑक्सीजन जो बन रहा है वो बाहर लीव नहीं हो सकता, बाहर रिमूव नहीं हो सकता वो, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर से अंदर नहीं आ सकता प्लांट्स में, तो वहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी, उनकी कंसंट्रेशन जो है वहाँ पे कम होगी। तो एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और
एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इनसाइड द लीफ डिक्रीज होगी। Under such condition, oxygen competes with carbon dioxide to combine with an enzyme called ribulose biphosphate carboxylase और oxygenase और रिबिस्को। तो ऐसे कंडीशन में जो है जहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो क्यों ज़्यादा हो रही है? क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड है। स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से इनसाइड द लीफ तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही रहेगा, लेकिन वो लीफ से जो है वो रिलीज नहीं हो सकता, लीव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहाँ पे स्टोमेटा तो क्लोज है। तो अब फोटोसिंथेसिस को जो है मजीद आगे कंटिन्यू करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, और स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो इनसाइड द लीफ कम होती चली जाती है। तो रिबुलोज बिसफॉस्फेट या रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, जिसका दूसरा नाम जो है वो रिबिस्को है और इसको हम RUBP भी कहते हैं। तो इसमें यह खुसूसियत होती है कि ये क्या करता है, इसको जो है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलती है वहाँ ये उसके साथ लगता है, और जहाँ पे इसको ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलती है वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लग जाता है। तो अब क्या हो रहा है, इनसाइड द लीफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो कम हो रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम्पीट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ऑक्सीजन जो है फिर वो कंबाइन हो जाएगा रिबिस्को बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज या फिर रिबिस्को के साथ। So normally during photosynthesis, ribisco is involved in catalyzing the fixation of carbon dioxide with ribulose biphosphate to form an unstable hexose sugar। ये हमने पहले ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है जब हम साइकिल डिस्कस कर रहे थे। तो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में होता ये है कि जो रिबिस्को है वो इन्वॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में, और फिर इसमें क्या होता है कि ये फिक्सेशन जब होती है तो इनके नतीजे में जो है बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, और इसके नतीजे में बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो हेक्सोज शुगर है, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है। बट नाउ RUBP combine with oxygen rather than carbon dioxide and breaks into one molecule of phosphoglyceric acid and one molecule of phosphoglycolate। तो अब इस कंडीशन में जो है जहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, और रिबिस्को जो है जाके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो है अब क्या होगा, जो बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे जो है एक मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का बनेगा और दूसरा जो है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनेगा। द लेटर रैपिडली ब्रेक्स डाउन इनटू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर बाद में जो है ये रैपिडली ब्रेक डाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ से रिलीज होगा। This photorespiration is an oxidation process similar to respiration in which oxygen is consumed and carbon dioxide is released। तो हम कह सकते हैं कि फोटो रिस्पायरेशन जो है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि ये जिसमें जो है रिस्पायरेशन की तरह इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें रिलीज हो रहा है। नॉर्मल तो फोटोसिंथेसिस में ही होता है कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है, लेकिन यहाँ पे इसका बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रहा है। बट अनलाइक रिस्पायरेशन इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी ATP। रिस्पायरेशन के नतीजे में हमने पढ़ा था कि ATP वहाँ पे बनती है, एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है इसके नतीजे में जो है ATP की कोई प्रोडक्शन इसमें नहीं होती है। सो फ्रॉम द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ यूजलेस एंड वेस्टफुल प्रोसेस। तो अब हमें इस प्रोसेस से जो है फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के नतीजे में कोई एनर्जी हमें नहीं मिल रही, तो इस प्रोसेस का होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये यूजलेस प्रोसेस है और ये वेस्टलेस या फिर वेस्टफुल जो है वेस्टफुल ये प्रोसेस है, यानी कि इसके नतीजे में हमें कोई ATP या फिर कोई हमें इससे कोई प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा होता है, यानी जिसको हम जो है यूटिलाइज़ करें। जिस तरह रिस्पायरेशन के नतीजे में ATP बन रहा था, ATP को जो है हम ने पढ़ा था कि उसको जो है मुख्तलिफ जगहों में उसको यूटिलाइज़ किया जाता था, लेकिन जो है फोटो रिस्पायरेशन में जो है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि इनमें जो है किसी ATP की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। Moreover, it reduces photosynthetic output, which is ultimately related to decline in the crop yield। और होता ये है कि ये फोटोसिंथेटिक जो है इस तरह का जो फोटोसिंथेटिक होता है ये जो है जो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक का जो प्रोसेस होता है उसको रिड्यूस करता है। ये फोटो रिस्पायरेशन जो है ये फोटोसिंथेटिक के जो
जो प्रोसेस जो होता है नॉर्मल, उसको ये रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करने के नतीजे में जो है जो क्रॉप यील्ड जितनी हमें मिलनी होती है वो फिर कम होती चली जाती है। तो ओवरऑल यहाँ तक हम जितना इसको फोटो रिस्पायरेशन का डिस्कस किया, तो इसका जो मेन पॉइंट ये है कि इसमें जो है कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती है, और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, और ऑक्सीजन रिलीज होने की बजाय यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है, और ये एक यूजलेस एंड वेस्टफुल प्रोसेस है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।